नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। पूरा विश्व जिसके लिए दुआ कर रहा था, जिन लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स वाले काफी समय से मैसेज डाल रहे थे, लोग ट्रोल कर रहे थे ह्यूमन राइट्स को, और बहुत सारी ऐसी संस्थाओं को कर रहे थे कि जिससे जो दूसरे देशों में जाके बच्चों को बचाने के लिए या मानवता के लिए काम करते हैं, कि वो लोग गाजा में क्या कर रहे हैं और अमेरिका गाजा का युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहा। आज वो घड़ी आ गई और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये अनाउंस कर दिया कि हम गाजा से युद्ध विराम करने जा रहे हैं। और ऐसा हुआ डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में। ये सब डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के कारण हुआ। इसके पीछे की बहुत तगड़ी प्लानिंग है, इस पे हम बात करेंगे कि ऐसा अचानक से क्यों हो गया। वो इजराइल, वो वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जो पानी पी पी के कोस रहे थे गाजा को, और अभी तक उनका ये बयान था कि गाजा को इस विश्व की धरती से हटा देंगे, फिलिस्तीन नाम का कोई स्टेट नहीं रहेगा, और दूसरी चीज हमास के एक भी लड़ाके को नहीं छोड़ेंगे। अभी 2 दिन पहले का इंसिडेंस है, जब यूएन में यूरोपियन कंट्री के द्वारा और सऊदी के द्वारा जो अध्यक्षता की जा रही थी यूएन की, उसमें प्रस्ताव लाया गया कि फिलिस्तीन को मान्यता दी गई एक देश के रूप में। उसके बाद से इजराइल बहुत ज्यादा भड़क गया था। आपने इजराइल का बयान भी सुना होगा। इजराइल ने कहा कि मैं अभी अमेरिका में हूं। इजराइल का मतलब उनके पीएम से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हर देश को वहां के पीएम ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इजराइल की बात कर रहा हूं तो बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर रहा हूं मैं। तो नेतन्याहू ने साफ कहा था कि अभी मैं अमेरिका हूं और इजराइल पहुंचने के बाद मैं क्या करूंगा ये आप सबको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा, उन्होंने ये साफ कहा था कि ये हमारे दिल पे एक आघात जैसा है जो आपने किया है। आपने इसको मान्यता देकर आपने 7 अक्टूबर की उस भयानक नरसंहार को भुलाकर मेरे सीने पे एक नया आघात करा है। एक तरीके से मेरे जले पे नमक छिड़का है आपने। तो मैं इन चीजों को भूल नहीं पाऊंगा और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में अब फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं रहेगा। ये वो कसम खाई थी उन्होंने उस दिन, और अचानक से उनके तेवर बदल गए। सिर्फ 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उनके तेवर बदल गए। इसके पीछे की बहुत सोची समझी साजिश है। इसको मैं शुरू से जोड़ूंगा, आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये कहां से शुरू होती है और कैसे शुरू हुई, और क्या इसमें गाजा की जीत हुई है, ये क्या वेस्ट बैंक की जीत है या कतर की जीत है, या फिर जितने भी गल्फ कंट्री, मुस्लिम कंट्री या ईस्ट कंट्री हैं, जितनी भी मिडिल ईस्ट है, उनकी जीत हुई है, या फिर ये जीत सिर्फ एक दिखावा है, ये घुमा फिरा के सब कहानी डोनाल्ड ट्रंप की है। शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे चैनल पर बार बार आ रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी एक इंसिडेंस होता है इसराइल के जो मेन सिटी है, मेन राजधानी यरूशलेम में, एक व्यस्तता भरे चौराहे पे एक विस्फोट होता है। कुछ लोगों की गोली चलने से मौत हो जाती है। उसके बाद इसराइल बहुत ज्यादा भड़क जाता है। इसराइल कहता है कि ये आपने बहुत गलत किया, और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं हमास के लड़के, जो हमास के एक तरीके से जिन्हें इसराइल आतंकवादी कहता है, और वो वहां के, उनके लिए वो वहां के सोल्जर्स हैं एक तरीके के। तो उन लोगों ने ये जिम्मेदारी ली कि हमने करवाया है और आगे भी ऐसा करेंगे हम लोग। उसके बाद इसराइल ने एक सौगंध ली कि हमास के लोग जहां भी होंगे मैं उनको टारगेट करूंगा। ऐसा तो वो पहले से भी कहता आया कि हमास को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये पहली बार था जब हमास के लोगों पे उसने किसी दूसरे देश में जाके हमला किया। और ये हमला कहां हुआ? ये हमला होता है कतर में। कतर की जो राजधानी है दोहा, वहां पे जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस था, वहां पे ये हमला होता है और उसमें हमास के लोग मारे जाते हैं। और साथ ही साथ मारा जाता है एक अधिकारी कतर का, जिसको आपने देखा होगा, जो वहां के प्रिंस हैं, वो आए थे उसको श्रद्धांजलि देने, और उन्होंने कड़ा विरोध जताया। और उसके बाद उन्होंने जितनी भी गल्फ कंट्री थी, मिडिल ईस्ट जितने भी ओपेक कंट्री थी, और जितने भी मतलब मुस्लिम्स कंट्री जुड़ी हुई थी, वो सारे को उन्होंने कॉल कर दी। ये कॉल क्यों की गई? ये कॉल इसलिए की गई कि जब हमारे ऊपर अमेरिका का पूरा होल्ड है, पूरा वर्चस्व हमारे साथ अमेरिका चलता है, हम अमेरिका के मित्र देश हैं एक तरीके से, अमेरिका ने हमारी पूरी जिम्मेदारी उठा रखी, उसके बाद भी अगर इसराइल ने हम पे हमला कर दिया, तो ये इसका मतलब कि आपने हमारे भरोसे की को तोड़ा है।
आपके होते हुए अगर इजराइल हम पे हमला करता है तो ये हमारी संप्रभुता और अखंडता के साथ समझौता है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सारे मुस्लिम देशों को एक कर लिया, सारी गल्फ कंट्री को बुला लिया और एक नाटो अरब करके एक संगठन बनाने का फैसला लिया। ये सारे संगठन जुड़े, एक साथ मिले, बैठे, बातचीत हुई इनमें और इन्होंने कहा कि हम इतना पैसा भर भर के अमेरिका को देते हैं, सारी बात अमेरिका की मानते हैं, उनके उनके कहे पे चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं और उसके बाद भी अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो ये शर्मनाक है। यही सारा विरोध उन्होंने अमेरिका को जताया, अमेरिका से कहा भी, बात भी की डोनाल्ड ट्रंप से और उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ दोबारा ऐसा भविष्य में नहीं होगा, लेकिन उनको भरोसा नहीं हो रहा था। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दबाव बना के इजराइल के ऊपर और ये सारा बात कहलवा दी, तो इससे क्या हो गया कि जितने भी इस टाइप की कंट्रीज थी वो सारी एक अमेरिका के दबाव में आ गई। क्यों? क्योंकि वो सब अमेरिका के पास पहुंची कहने के लिए कि आप इन सब चीजों से बचाइए। अब होता क्या है देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद गाजा में इस तरीके का कोई इंसिडेंस नहीं होगा और गाजा को के साथ हम युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, सीज फायर की घोषणा करते हैं। ठीक है, इसके कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें गाजा को, वेस्ट बैंक को 72 घंटे के अंदर माननी पड़ेगी। देखिए मैं दो चीज बता दूं आपको, गाजा पे हमास का कब्जा है, मतलब गाजा हमास है, समझो कि संगठन जो है हमास वो गाजा में है और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग हैं एक तरीके से, लेकिन दोनों से इसराइल की दुश्मनी है, दोनों पे इसराइल अपना कब्जा चाहता है। ठीक है, अब क्योंकि उस पर डायरेक्ट हमला करता उन लोगों को मारा तो बहुत समय से इसराइल सभी देशों के निशाने पे। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने चाल खेल दी उससे ये सारे देश चारों खाने चित हो गए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, युद्ध रुक गया ये तो अच्छी बात हुई, आप कह रहे हैं कि चारों खाने चित हो गए, क्यों? क्योंकि इस युद्ध को रोकने के लिए जो शर्तें रखी गई वो अपने आप में इतनी पेचीदा चाल है, एक तरीके शतरंज की मोहर है। शतरंज की वो चाल डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू चल दी कि जिसमें ये सारे गल्फ कंट्री, सारे मुस्लिम कंट्री फंस गई हैं इसमें। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि अब वो इफ एंड बट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 72 घंटे का समय उनको दे दिया गया है और उनको शर्तें बता दी गई, इन शर्तों के साथ आप युद्ध विराम कर सकते हैं। और देखिए एक चीज और देखी होगी आपने, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस समय बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़े कड़े शब्दों में कहा था, मिस्टर प्रेसिडेंट अगर गाजा ने आपकी बात नहीं मानी तो फिर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। समझ के बात मेरी? एक तरफ तो एक व्यक्ति रैप्टा मारता है, दूसरी तरफ से दूसरा समझा, अरे बेटा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा आगे से। मतलब ये वही चीज चल रही है कि एक तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कतर के थप्पड़ पड़वाया गया, फिर वही कतर सारे मुस्लिम देशों को लेके अमेरिका पहुंचता है, अमेरिका से बात करता है, अमेरिका समझाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम हैं। भाई हम हैं क्या मतलब, ये तुमने ही करवाया था इसराइल के द्वारा, क्योंकि सारे मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ रहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा, कतर पे हमला करवाया, पहले कतर को डराया धमकाया उसके पैसे के लिए, अब दोबारा से मुस्लिम देशों को फिर अपने नीचे ले लिया और इधर से आपके हाथ में गाजा भी आ गया। क्यों? क्योंकि आपकी जो कोशिश है वो क्या है, आपकी कोशिश है जिस तरीके से सऊदी और ये अरब देश, ये जैसे कतर ने दोहा और वहां दुबई, ये सारे एक एक ऐसे स्थान सेंट्रल बनते आ रहे हैं बिजनेस के लिए कि हर देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका को लग रहा है कि कभी एक जमाने में ये सारी चीजें अमेरिका में हुआ करती हैं। लोग न्यूयॉर्क आया करते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स आते थे, सब वहां घूमते थे, न्यूयॉर्क में बहुत सारी ऐसी जगह थी, न्यूयॉर्क में जाते थे लोग। लेकिन अब वो धीरे धीरे वर्चस्व खत्म होते जा रहा है, अब लोग दुबई जा रहे हैं, दोहा जा रहे हैं, तो उसको लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे भी एक ऐसी जगह बसाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्लान भी इसलिए रखा है कि अब वो गाजा को पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लेगा और गाजा में एक ऐसी सिटी बसाएगा। देखिए गाजा के लिए उसने क्या कहा है कि जो लोग वो छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और जो लोग रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। समझ लो बात, मतलब छोड़ के जाने का क्या मतलब होता है भाई, उनकी तो लड़ाई इसी चीज की है कि गाजा हमारा है, ये फिलिस्तीन हमारा है, और आप अब उनसे कह रहे हैं कि जो छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। क्या मतलब समझा जाए इन चीजों का? ये पूरी प्लानिंग है। अब मैं आपको उनकी 20 शर्तें बताऊंगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए रखी है, फिलिस्तीन के लिए रखी है, जो वेस्ट बैंक है उसके लिए रखी है। पहली शर्त क्या है, देखिए एक एक करके बताऊंगा, आप ध्यान देना इन बातों पे और आप इनकी बारीकी को समझना। मैं भी बताऊंगा इसको, लेकिन आप भी अपना दिमाग लगा समझना
कि ये क्या गेम खेल गए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू बाकी देशों के साथ। सबसे पहली बात, ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्लान में गाजा में युद्ध रोकना, सभी बंधकों को छोड़ना और गाजा में प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी बोर्ड की स्थापना करना। समझ रहे हैं आप? अस्थायी बोर्ड की स्थापना करना। देखिए, जब हम किसी भी जगह कोई ऐसा बोर्ड बना देते हैं, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैं मंदिर का एग्जांपल देता हूं क्योंकि हमारे देश में मंदिर बहुत है नहीं? तो मंदिर की मैं बात करता हूं। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है और बहुत समय से वो मंदिर एक प्राइवेट ट्रस्ट में चल रहा है। अचानक गवर्नमेंट उसे अपने अंडर में ले लेती है और एक स्थायी बोर्ड बना देती है कि अब ये बोर्ड इसको चलाएगा मंदिर को। जैसे बाकी बिहारी मंदिर का चल रहा है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर है, हमारा ट्रस्ट चला रहा है उसको। तो उस पे जो पूर्ण स्वामित्व होता है, जो पूरा अधिकार होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। उसके सारे संचालन की जो प्रक्रिया होती है वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है। गवर्नमेंट उसे जैसे हमें चला सकती है। हालांकि लोग विरोध कर सकते हैं, गवर्नमेंट गलत करती है, लेकिन उसका पूरा अधिकार तो गवर्नमेंट का होता है ना। जब बोर्ड बन गया, ऐसे ही अब वो कह रहे हैं कि हम एक स्थायी बोर्ड बना देंगे। ये अस्थायी बोर्ड नहीं है, ये स्थायी बोर्ड बनेगा। आप समझिए क्यों बनेगा। आप इसकी शर्तें देखिए। पहली शर्त क्या है? तुरंत युद्ध रोकना। इजराइल और हमास के बीच जो है सहमति बनी तो गाजा में तुरंत युद्ध खत्म हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, जो ये अस्थायी बोर्ड बनना है, इस अस्थायी बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे? इस अस्थायी बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी होंगे। अब मुझे बताइए, ये टोनी ब्लेयर साहब की चल पाएगी क्या? पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं स्टान कीमर, उनकी तो चलेगी नहीं, इनकी क्या चल जाएगी? तो ये सिर्फ एक दिखावे के लिए है। अब ये किसके अंडर में आ गया? डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में। अध्यक्ष कौन? डोनाल्ड ट्रंप। चलेगी किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है, दूसरा सुनिए आप। दूसरा है इजराइल पीछे हटेगा। सहमति से इजराइल अपनी सेना को धीरे धीरे गाजा से निकालेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात, निकाल लेगा। आप समझते रहिए, ये शुरुआत में जो पॉइंट दिया हुआ ये तो बिल्कुल वही है, जेन्युइन पॉइंट। जैसा कहते हैं ना कि बाहर से दिखावा कुछ और, अंदर कुछ और। अभी जो बाहर की लाइनें शुरू हुई है बहुत अच्छी हैं, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल ये गाजा के पक्ष में है। इसके बाद जो शुरू होंगी वो शुरू होंगी। अब आप देखिए, तीसरी लाइन क्या है? बंधकों को छोड़ना। हमास 72 घंटे के अंदर सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें जिंदा और मृत दोनों हैं। जो भी वहां लोग हैं उनके, इजराइल के जो कहते हैं वो मृत पाए गए, उनको भी सौंपेगा वो। ठीक है, अच्छी बात है। चौथा है कैदियों की रिहाई होगी। युद्ध खत्म होने में इजराइल और गाजा की उम्र कैद की सजा काट रहे 250 लोगों और अन्य को रिहा किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, दोनों तरफ हैं लोग, दोनों को छोड़ दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब ये संतुलन बनाया जा रहा है। पांचवा है शवों का आदान प्रदान होगा। हर मृत इजरायली कैदी के बदले 15 मृत फिलिस्तीनी कैदियों के शव लौटाए जाएंगे। समझ के बात मेरी? मतलब एक इजरायली कैदी के बदले 15 मृत इजरायली फिलिस्तीनी लौटाए जाएंगे। ठीक है। गाजा को आतंक मुक्त बनाना, यहां से शुरू होता है। गाजा से हमास के सारे ठिकाने, हथियार हटाए जाएंगे। आप समझ के बात मेरी? आप नहीं समझोगे, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ऐसे समझिए कि गाजा को बचाने के लिए हमास लड़ रहा था। हमास संगठन एक तरीके से, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान। मतलब मैं किसी भी संगठन को ये मान्यता नहीं दे रहा हूं कि वो अच्छा संगठन है, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। उनकी नहर में आतंकवादी, हमारी नहर में आतंकवादी, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हम क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक वैश्विक स्तर पे आपका एक नजरिया क्लियर कर रहा हूँ, विजन क्लियर कर रहा हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। हमास में जो संगठन है, वो सॉरी गाजा में संगठन है हमास, वो इसराइल से लड़ रहा है बहुत समय से। क्यों लड़ रहा है? गाजा को बचाने के लिए। अब जो व्यक्ति लड़ रहा है गाजा को बचाने के लिए, अब इसमें क्या क्लॉज आया कि वो उस देश से निकल जाएंगे, वो अपने हथियार जमा कर देंगे। समझ रहे बात मेरी? कि अगर मेरे घर से मैं ही निकल जाऊंगा तो मेरे घर का औचित्य क्या रहा? आप मोटी मोटी बात समझिए। मैं अपने घर का मालिक हूं, जो मैं अपने घर को चला रहा हूं, और मैं ही अगर इस घर में नहीं रहूंगा तो फिर ये घर किस काम का रहा? ये घर किसका हुआ फिर? ये घर तो उसका हुआ जो ऑपरेटिंग संस्था से चलाएगी। फिर तो मेरी हार हुई एक तरीके से ये। अब सुनिए अगली बात। हमास प्रशासन में शामिल नहीं होगा। हमास और अन्य लड़ाके गाजा सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे। अब देखिए, ना तो वो लड़ेंगे और ना वो जो सरकार चलेगी उसमें कोई हिस्सा होगा उनका। बात क्लियर हो गई? अगला है आठवां, अंतरिम प्रशासन समिति गाजा के लिए एक अस्थायी तकनीकी समिति बनाएगी जिसमें योग्य लोग रखे जाएंगे।
योग्य कौन रखे जाएंगे? जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप बताएंगे कि योग्य कौन है। भैया सैया कोतवाल तो डर फिर काहे का। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ही मुखिया है तो फिर रखे कौन जाएंगे, समझो आप। अगला, शांति बोर्ड बनेगा। इस बोर्ड की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इसमें टोनी ब्लेयर भी रहेंगे अस्थायी सदस्य के रूप में। डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे। टोनी ब्लेयर का आप बहुत ध्यान ना दें शब्द के ऊपर, इसको तो आप इनविजिबल माने, ठीक है। अगला क्या है? पुनर्निर्माण योजना बोर्ड गाजा के विकास और सुधार की योजना बनाएगा और उसका खर्च उठाएगा। आ गई बात जो मैंने आपको बताई, दुबई और दोहा वाली बात। देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका को ये बातें बहुत खलती हैं कि लोग दुबई में जाके मैच खेलते हैं, दुबई में लोग घूमने जाते हैं, दुबई में लोग होटल्स में, व्यापार दुबई का बढ़ रहा है एक तरीके से, और दोहा का व्यापार बढ़ रहा है। लोग दोहा जा रहे हैं। अभी तक जो लोग न्यूयॉर्क जाते थे, लॉस एंजलिस जाते थे, इन जगह जाते थे, टेक्सास जाते थे, वो आज यहाँ जाने लगे हैं। अब उसको लग रहा है कोई ऐसी सिटी बसाई जाए जिसपे हमारा पूरा होल्ड हो, जिससे हमें पैसा कमे और एक तरीके से वो अमेरिका से दूर हो। लोग ये ना कहें कि अमेरिका आ रहे हैं। तो क्या है, वो गाजा को एक नया दोहा या नई दुबई बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए आप, 11वां हैंड का प्रस्ताव मानव सहायता। गाजा को तुरंत पर्याप्त मदद दी जाएगी। मदद क्या दी जाएगी, समझ गए आप? ये अच्छे से समझ गए कि मदद किस तरीके से दी जाएगी। 12वां है विशेष व्यापार क्षेत्र। गाजा में खास व्यापारिक क्षेत्र बनाएंगे जिसमें रोजगार बढ़ेगा। समझ गए ना आप मेरी बात? रोजगार बढ़ेगा, व्यापारिक क्षेत्र बढ़ेगा, पैसा कौन कमाएगा? डोनाल्ड ट्रंप कमाएंगे, अमेरिका कमाएगा। क्योंकि जब बोर्ड का संचालन ही उसका होगा तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसकी देखरेख कौन करेगा, उसका कोषाध्यक्ष कौन होगा? यही लोग होंगे, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं है गाजा के पास। पैसा अमेरिका लगाएगा। अमेरिका को क्या चाहिए? लैंड चाहिए, जगह चाहिए नई डेवलपमेंट करने के लिए। और वो जगह कौन सी हुई? गाजा। वो उसको हमास से खाली करवा ही रहा है, ठीक है। 13वां पॉइंट इनका, लोगों की आजादी। किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बात समझिए आप, कितनी छोटी सी बात कही इन्होंने कि किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। क्या मतलब है इसका भाई? ये जाना चाहे जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं भाई? जब हमारा देश है तो हम यहीं रहेंगे, क्यों जाएंगे? दूसरा, मतलब सॉरी, 13वां पॉइंट, सुरक्षा के लिए फोर्सेस। एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल में गाजा में सुरक्षा बनाए रखेगा। समझे, सेंट्रल फोर्स। जैसे आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि कतर में एयरबेस है अमेरिका का, और भी बहुत सारे देशों में, पूरे विश्व में उसका एयरबेस है जहां वो पूरे विश्व को कंट्रोल करता है। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग भले ही इस मुगलते में हो कि हम लोग आजाद देश है, लेकिन अमेरिका हम लोग को आजाद नहीं मानता। अमेरिका मानता है वो किसी न किसी कमांड के अंडर में हम लोग। ऐसे ही एक कमांड सेंटर गाजा में बन जाएगा अमेरिका का। अमेरिका का सेंट्रल एयरबेस बन जाएगा तरीके से आप समझिए। अब फिर उसके अंडर में और देश आ जाएंगे, ठीक है। या समझ गए बात मेरी? पुलिस की ट्रेनिंग, सुरक्षा बल गाजा पुलिस को ट्रेनिंग देगी और मदद करेगी। समझ गए आप बात मेरी? सीमा सुरक्षा, इजराइल और मिस्र की सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत होगी, क्योंकि वो जॉर्डन और जो आसपास के जो देश है उनसे लगा हुआ है, इजिप्ट वगैरह से, उनके साथ जो उनका जो बॉर्डर वाला सिस्टम है उसको मजबूत किया जाएगा कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा, सब पे सिर्फ हमारा ही होगा। 16वां पॉइंट है लड़ाई बंद। युद्ध खत्म होने तक हवाई हमले और गोलीबारी रोकी जाएगी। भाई जब सब कब्जा आपका हो जाएगा फिर लड़ाई किससे लड़ेगा इसराइल? भाई जब वहां अंदर अमेरिका बैठा होगा तो इसराइल लड़ेगा किससे? ऑटोमेटिक लड़ाई बंद हो जाएगी। 17वां मानवाधिकार सुरक्षित। अंतरराष्ट्रीय संगठन गाजा में मदद और सुरक्षा की निगरानी करेगा। आज तक क्या कर रहा था भाई अंतरराष्ट्रीय संगठन? अभी तक मानवाधिकार वाले कहाँ थे? क्यों नहीं दिख रहा था इनको? अब दिखेगा जब उस पर अमेरिका का पूर्ण होल्ड हो जाएगा। 18वां पॉइंट, शांति बातचीत। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए बातचीत शुरू होगी। 19वां पॉइंट, ये कोशिश रहेगी किसी भी तरीके से दोबारा ऐसा ना हो। 20वां पॉइंट, भविष्य की योजना। इस योजना का मकसद गाजा में स्थायी शांति और विकास लाना है। अब मुझे बताइए कि ये मैंने जो 20 पॉइंट बताए, मतलब मेरे नहीं है 20 पॉइंट, ये 20 पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजराइल द्वारा बनाए गए हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया, बिल्कुल संक्षेप में किस तरीके से आपका एक एक विजन क्लियर कर दिया। क्या आपको लगता है कि गाजा और फिलिस्तीन ये मान लेंगे 20 पॉइंट? मतलब एक चीज बहुत कमाल की बात सुनिए इनकी, इन्होंने ऐसा फांस दिया है इन देशों को अब कि बेचारे ना तो अब हाँ कह पाएंगे और ना कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हाँ कह पाते हैं तो उनकी वैसे हार है। भाई जिस चीज की लड़ रहे हैं वो चीज छोड़ना पड़ रहा है उनको।
तो उनकी वैसे हार है। अगर ना कह देते हैं तो अब इजराइल तो हमला करेगा ही करेगा, साथ में अमेरिका भी करेगा। बात समझ गए मेरी? अब इजराइल तो हमला करेगा करेगा, इसके साथ साथ अमेरिका भी हमला करेगा इस पे। क्यों? अमेरिका कहेगा कि भाई आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्यों आपका साथ दूं। और अमेरिका ने जितनी भी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, जितने भी गल्फ देश हैं, ओपेक कंट्री हैं, अरब देश हैं, नाटो संगठन, मतलब जिस टाइप के भी संगठन हैं जो मुस्लिम कंट्री से मिले हुए हैं, कतर, सऊदी, पाकिस्तान, इजिप्ट, ईरान, जॉर्डन, जितने भी देश हैं मतलब जो इनके साथ हैं, उन सबको ये साफ मैसेज दे कि देखिए हमने तो कर दिया, अब गेंद इनके पाले में है, इनके हाथ में है। अगर ये ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, और नहीं करते हैं तो ये परिणाम भुगतेंगे। फिर आप मुझसे ना कहना। तो उन्होंने बिल्कुल मैसेज क्लियर कर दिया। अब बेचारों के लिए ना उगला जाए ना निगला जाए, वो वाली कंडीशन हो गई है। एक तरीके से सारी कहानी इजराइल की रची हुई है। अमेरिका इस पे सारा कंट्रोल चाहता है अपना, और इजराइल ने वो अमेरिका को थाली में परोस के दे दिया है गाजा कि आप काटिए इसका केक, खाइए इसे अच्छी तरह, मैंने तैयार कर दिया है। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी जब शुरू होती है तो आपने एक इंसिडेंस देखा होगा, एक व्यापारी भाग रहा होता है रोड पे और सर्किट उसे डराता हुआ भाग रहा होता है पीछे से, और फिर वो जाके संजय दत्त की गाड़ी में बैठ जाता है। संजय उसे चुपचाप बड़े प्यार से, अरे आपके पीछे डकैत लगे, अरे भागिए भागिए बैठिए, और उसे गाड़ी में भगाते भगाते अपने ऑफिस ले जाता है। फिर वो पकड़ के बैठ जाता है। जो सर्किट था वो है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, और जो संजय दत्त की भूमिका निभा रहे हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस वो है डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल पूरा परिपाटी, पूरा खेल इसी तरीके से रच दिया है उन्होंने, और इसी तरीके से उन्होंने गाजा और वेस्ट बैंक को फांस दिया है। अब सारी मुस्लिम कंट्री फंस गई हैं इस खेल में, इनके चक्रव्यूह में, कि अब ना तो वो निकल सकती हैं और ना अब इसमें रह सकती हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि आगे क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाला समय इनके लिए खतरनाक आने वाला है, और पूरे विश्व के लिए ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो शायद दिक्कतें इनको आगे बढ़ेंगी। और गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल से तो जैसे जैसे झेल लेते बेचारे, लेकिन वो अमेरिका से नहीं लड़ पाएंगे, अमेरिका के सामने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल तो इतना ही। और आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई कि मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा फिर से बेनकाब हुआ है, किस तरीके से उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर कतर, सऊदी, पाकिस्तान सबको उलझा दिया है, सबको फांस लिया है, और गाजा और फिलिस्तीन के साथ एक नया खेल शुरू कर दिया है। अब वो बिना हथियार के साथ उनको सरेंडर करवाने जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, पसंद आई, क्या आपको समझ में आई मेरी बात एक एक करके? मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाई आपको, ठीक है? तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।